Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agrawal here again with another set of problems, the actual previous year questions and solutions from CUT, PG, CSN, IT. तो 2022 के अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से कॉन्टिन्यूशन में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आज करके देखते हैं ये वाला लेक्चर कि आपको क्या नया सीखने को मिलता है एंड आई होप यू विल बी बेनिफिटेड बाय इट लॉट। और जो आपका ड्रीम है कि आप एक अच्छे MCA में या MSc OR में या कंप्यूटर साइंस में या साइबर सिक्योरिटी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका एडमिशन हो सके, वो आप अचीव कर सकें, ठीक है ना। सो a bit of contribution from my side to your success. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर्स, as said earlier also, vectors is considered an important topic everywhere, okay? And NIMSET also it's important, CUT also it was important. A, B, C, D are unit vectors such that A cross B dot C cross D is 1 and A dot C is half, then like they're talking about coplanar and non-coplanar vectors. आप सबको पता होगा कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। दोज वेक्टर्स आर कोप्लेनर दे लाई इन सेम और पैरेलल प्लेन्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो बेसिक आई एक्सपेक्ट दैट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स आर ऑलरेडी नोन टू यू। हम आगे उन्हें यूज कर रहे हैं देखने के लिए कि किस तरीके से हम शॉर्टकट्स डेवलप कर सकते हैं या किस तरह से सबसे कम टाइम में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, ऐसा भी नहीं है कि ब्लाइंडली हम गेस करेंगे टाइम सेव करने के लिए। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट हैज टू बी समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। अब A, B, C और D यूनिट वेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जैसे एग्जामिनर यूनिट वेक्टर्स देता है ना, तो हमारा एक हेडेक खत्म हो जाता है कि हमें इनके मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर करना है। सो वी आर नॉट टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड्स। ओके, अब एंगल मान लेते हैं हम। सपोज A और B के बीच का एंगल हो गया, A एंड B के बीच का एंगल आप ले लो θ1 एंड A एंड B का हो गया, C एंड D का आप ले लीजिए θ2। वेक्टर से तो एंगल तो होगा ही ना इसके बीच में। और A क्रॉस B एंड C क्रॉस D के बीच का एंगल आप ले लीजिए थोड़ी देर के लिए θ। A क्रॉस D एंड C क्रॉस D के बीच का एंगल आपका आ गया θ। ये हमारी अजम्पशंस हो गई। अब ये हमें गिवन है, हम इसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, like we are dealing with their magnitude only, suppose. So it comes out to be magnitude of A cross B, dot product ले लिया हमने, into magnitude of C cross D is equal to 1. डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, बट एक चीज इसमें मिसिंग है, अभी cos of थीटा लिखना जरूरी है क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट वी हैव डिनोटेड एज थीटा। सो दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1। और हम थोड़ा आगे चले तो ये आ गया मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन θ1। यू नो व्हाट आई एम डूइंग। ये पहले वाले का एक्सपेंशन हो गया, दूसरे वाले का हो गया मॉड ऑफ C मॉड ऑफ D साइन θ2 और फिर cos थीटा तो है ही इज इक्वल टू 1। बट हमें वेक्टर्स गिवन है यूनिट, तो इट इंप्लाइज दैट साइन θ1 इंटू साइन θ2 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। And it very well implies that θ1 is θ2 is pi by 2 and theta is equal to 0 because cos 0 is 1 and sin pi by 2 and cos pi by 2 are 1 and I have to have these product to be 1 and we all know the value of mod sin x is less than 1, value of mod cos x is less than 1, so we cannot have any other option but this. तो θ1 θ2 पाई बाई 2 आ गया, तो इसका मतलब A और B एक दूसरे को 90 डिग्री पे हैं, C और D एक दूसरे को 90 डिग्री पे हैं, बट ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल हैं। तो इट इंप्लाइज, मे बी वी आर नॉट यूजिंग एवरीथिंग बट आई एम राइटिंग एवरीथिंग। A इज परपेंडिकुलर टू B, C इज परपेंडिकुलर टू D एंड A क्रॉस B इज पैरेलल टू C क्रॉस D। आई होप पैरेलल को आपको पता होगा, कोलिनियर भी कह सकते हैं। A क्रॉस B इज पैरेलल टू C क्रॉस D और ये ही हमारा अब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। तो इससे हमने कर दिया, इट मींस A क्रॉस B इज सम K इंटू C क्रॉस D। वी रीच दिस प्लेस, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। अब इससे मैं आ गया यहां पे, हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं, बट दूसरे पेज पे जाने से आप लोगों को ब्रेक आता है क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिखाई देता, स्टेप्स नहीं दिखाई देते, तो मैं इसी पे
इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाते हैं हम अपने चॉइसेस पे। लेट अस लुक एट अवर चॉइसेस। अब बात हो रही है कोप्लेनर एंड प्लेनर की, और हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि तीन वेक्टर्स का जीरो हो जाता है देन दे आर ऑलवेज कोप्लेनर, और यदि वो नॉन जीरो हो जाता है देन दे आर नॉन कोप्लेनर। आई होप यू नो दिस। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट आई एम सजेस्टिंग। सो यदि आप पे तीन वेक्टर्स है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो if and only if they are coplanar. This is just a result which I am writing for you. Okay, they are coplanar means they are lying in the same plane. तो उसी का हम एडवांटेज उठाएंगे क्योंकि यहाँ कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की बात हो रही है। तो सबसे पहले ABC ABD है, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट C से ले लेता हूं। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाता है इस इक्वेशन से, दैट इज A क्रॉस B डॉट C, दोनों तरफ मैंने C से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इज इक्वल टू K C क्रॉस D डॉट C। तो ये तो मेरा आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप यू नो द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये आ गया K, ये भी आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड हियर कम्स द मेन पॉइंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिश कर जाता है जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो या आइडेंटिकल हो। तो क्योंकि CDC है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना, C क्रॉस C डॉट D, और जैसे मैं C क्रॉस C डॉट D लिखूंगा इसे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप साइक्लिकली मूव कर सकते हैं उसके वेक्टर्स को विदाउट डिस्टर्बिंग इट, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा रिजल्ट याद रखते हैं कि जब दो वेक्टर्स कोलिनियर हो या इक्वल हो या पैरेलल हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिश हो जाता है, तो ये वैनिश हो गया। और जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिश होता है तो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, तो इट इंप्लाइज दैट A B C are coplanar. They are coplanar means they are lying in the same or parallel planes. तो ये नॉन कोप्लानर वाली तो चॉइस गलत हो गई, और कोप्लानर खाली इसी चॉइस में दिया हुआ है, इसमें तो दिया हुआ नहीं। तो ऑब्वियसली आई नो फॉर श्योर दैट इट हैज टू बी माय आंसर, बट अभी यदि आपको जरूरत है तो आप ये चेक कर लीजिएगा, बट मेरी एडवाइस है एग्जाम में चेक मत कीजिएगा। एक ही चॉइस सही होनी है, नॉन कोप्लेनर वाली गलत हो गई है, और कोप्लेनर में ABC ऑलरेडी शो कर चुका हूं मैं, AB DB आप शो कर सकते हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा दोनों तरफ D से। जब ऐसे देख लीजिए, ये हो जाएगा ABD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ CDD, और जैसे दो वेक्टर आइडेंटिकल होंगे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ABD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। इट मींस ABD आर आल्सो कोप्लानर वेक्टर्स। समझ आ गया? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाइक यू कैन जस्ट डू इट इन 40 to 50 सेकेंड्स। हमेशा आपको एक बार ये मेरे साथ करने हैं, उसके बाद आपको 2-3 दिन का गैप देके खुद प्रैक्टिस करके देखना है कि कितने कम टाइम में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं हो पाता है, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा से इस लेक्चर को देखिए, एंड देन ट्राई टू बिल्ड ए स्पीड, ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड एंड बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। ये फाइनली हो गया, तो आपको क्लियर है ना, मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं। आप दोबारा से उसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, यहाँ हमने C लिया, आप उसका D से ले लीजिए, एंड देन यू विल ओके। मैं इसे कर भी देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए होती है। मैनी पीपल रिक्वेस्ट अस फॉर द स्क्रिप्ट। ये जो लेक्चर स्क्रिप्ट है, तो उस लेक्चर स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। लेक्चर के नीचे एक लिंक होता है, उस पर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये लेक्चर स्क्रिप्ट भी भेज दी जाएगी। और कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको चाहिए प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में, लाइक नॉट द शॉर्टकट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स, प्रॉपर मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप, देन यू कैन विजिट सैनमैक्स की वेबसाइट। वेबसाइट का एड्रेस तो हर जगह दिया हुआ है, एंड पीपल नो अबाउट सैनमैक्स, इट इज देयर इन द फील्ड फॉर लास्ट 30 years. I started this in 1994 after my PhD in software reliability and when I came back from abroad. Okay, so everybody knows about these type of things. इसी का यदि आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसको मैं लिख ही देता हूं दोबारा दूसरा। तो A क्रॉस B डॉट D इज K स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ CDD, और जैसे CDD आया ये भी जीरो आ गया, इट मींस ABD आर कोप्लानर। They are also coplanar vectors. Clear हो गया? So they are also coplanar vectors. So that finishes this particular question. Now move to the next question. It's from relations. Comparatively, it's an easier one, but बहुत सारे लोग इसमें mistake करते हैं। आप लोगों को पता होगा relations क्या होता है। Relation from A to A is a subset of A cross A. You know about this. I've done this in my lectures also. और रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, एंड जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है दैट इज कॉल्ड ए पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमने इस चीज़ों पे कर रखे हैं, कॉन्सेप्ट्स आई हैव डन दिस। तो मैं डेफिनेशन
लिख देता हूं आप लोगों के लिए सो दैट यू कैन, वैसे तो डायरेक्ट आंसर है बट रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव इज, जस्ट फॉर द रिवीजन सेक, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, सेट क्या लिया इन्होंने, ए लिया, लेट ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, दैट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और कंडीशनल में एक अजम्पशन होती है, एक कंक्लूजन होता है। सिमेट्रिक सेज ए बी बिलोंगिंग टू आर must always imply that BA belongs to R. It is a conditional, it is not universal like the first one. First one में हर कैपिटल A के लिए ऑर्डर्ड पेयर AA बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब यदि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो 1 का पेयर 1 से बनना चाहिए, 2 का पेयर 2 से बनना चाहिए, 3 का पेयर 3 से बनना चाहिए। तो यहां से मुझे पता तो चल गया रिफ्लेक्सिव है, आई नो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव तो ये है। तो बाद के दो चॉइस के लिए बाद में बात करेंगे, 1 और 2 में से ही आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, ओके। बट यदि ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी हो गया तो इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, सो लेट्स जस्ट चेक फॉर इट। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक कहता है जब भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है तो बी ए जरूर आर में होना चाहिए। इसका मतलब यदि 1 2 है तो 2a होना चाहिए था, बट 2a तो है नहीं। इसका मतलब ये तो है बट ये नहीं है, तो ये कंडीशन वायलेट हो गई। इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। और एक ही चॉइस एग्जाम में सही होती है तो और कुछ चेकिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, फर्स्ट चॉइस इज योर आंसर। सिमेट्रिक कहता है जब भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी हर हालत में होना चाहिए। यहाँ पे आप पे ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है बट 2 1 नहीं है, आप पे ऑर्डर्ड पेयर 1 3 है बट 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक वायलेट हो गई। और वायलेशन के लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है, सारे चेक करने की जरूरत नहीं होती। बट और ज्यादा सीखने के लिए यदि मैं ट्रांजिटिविटी की भी यहाँ पे बात कर लूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव भी कंडीशनल है। यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है और ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर में है तो ट्रांजिटिव कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी आर में होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन फॉर ए रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव। यदि ए बी आर में है बी सी आर में है, ट्रांजिटिव वर्ड आता है ट्रांसफर से, और ट्रांसफर का वैलिडिटी कब होती है, जब एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे का ओरिजिनल पॉइंट हो, एक का डेस्टिनेशन दूसरे का ओरिजिन हो, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या कंडीशन स्टेटमेंट्स में, यदि ये सेटिस्फाई हो रहा है तब हम इसको देखते हैं, यदि ये सेटिस्फाई हो ही नहीं कह रहा तो हम कहते हैं अजम्पशन फॉल्स आर्ग्यूमेंट ट्रू। इसके होते हुए ये ना हो तब कॉन्ट्राडिक्शन है, यदि ये है ही नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होगा। आप यहां देखिए, या 1 2 है या 1 3 है, किसी का टर्मिनल दूसरे का ओरिजिन नहीं है, मतलब इस तरह की लिंकेज मिल ही नहीं रही, तो हमें कहीं पे भी ऐसे पेयर्स नहीं मिलेंगे जिनके लिए हमें चेकिंग करने की जरूरत है। तो हमें चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। तो आपको क्लियर होना चाहिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। जबकि हमें इतना सारा चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आगे काम आ जाएगा आपके किसी और प्रॉब्लम में। हमेशा ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जब भी उनपे ए बी और ए सी होता है ना, वो अपने आप कहते हैं कि बी सी नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। नो, ऐसे नहीं है, ये तो होने पे आपको ये चाहिए, यदि इन दोनों के होते हुए ना मिले तब ट्रांजिटिव नहीं है। आई रिपीट, यदि ए होते हुए ए सी ना मिले देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बट यदि ए बी भी है और ए सी भी है तो मुझे बी सी की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव है, ओके, क्योंकि इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। सो आई होप इट मेक्स इट क्लियर टू यू। फिर भी कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ओके। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसा लगता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स का कोई एडवांस सा क्वेश्चन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग फ्रॉम दैट। और ये एक ट्रिक बहुत कॉमन यूज करी जाती है, दे यूज इट, ओके। A spring is being moved up and down, an object is attached to the end of the screen that undergoes a vertical displacement। तो काफी लोग तो यहां तक पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, मतलब हार मानना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है नो इट्स समथिंग विच वी कैन नॉट मैनेज। नो, नेवर डू दैट, ओके। ऑब्जेक्टिव पेपर है, एग्जामिनर इज प्लेइंग विद योर माइंड, इट्स अ माइंड गेम, ओके। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है जिससे डिस्प्लेसमेंट पता चलती है। फाइंड द फर्स्ट वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच y is 0। कुछ नहीं करना यार, आपको इस y को 0 पुट करना है, you have just to equate this y to 0। तो बेसिकली आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके t की 2 वैल्यूज निकालनी है बस। तो अब खुद देखिए, इट्स सच एन इजी एग्जाम्पल, बट देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना मुश्किल एग्जाम्पल होगा। तो वो जो पैनिक है ना, पैनिक अपने तक नहीं आने देना है। sin t प्लस 1.20
और साइन 2t को साथ साथ लिख दीजिए 2 sin t cos t। ओके, 2 sin t cos t, तो आप यहां पे कॉमन तो ले ही सकते हैं। तो इट इंप्लाइज आपने sin t को कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर आ गया 3.50 प्लस 2.40 cos 2 इज इक्वल टू 0। आपने y को 0 रखना था ना, हमने y को 0 ही रख दिया। सो इट मीन्स sin t इज 0 और सिंपल लॉजिक, और cos t इज माइनस 3.50 अपॉन 2.40। काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिसमें होना ही नहीं चाहिए आपको। ये देखिए, यदि मैं इसको मॉड ले लेता हूं, इफ आई टेक मॉड ऑफ cos t, मॉड ऑफ cos t यदि मैं ले लेता हूं, सो दिस इज मॉड ऑफ 3.50 अपॉन 2.40 विच इज मोर देन 1, बट cos में इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मॉड ऑफ cos कैनॉट बी मोर देन 1, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब आंसर खाली हमारा ये आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। cos की बड़े से बड़ी वैल्यू 1 होती है, cos ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो जैसे मैंने मॉड ऑफ cos t लिया, इट इज कमिंग आउट टू बी मोर देन 1, नो इट्स नॉट पॉसिबल, सो जस्ट गेट रिड ऑफ इट, इग्नोर इट। तो t इज इक्वल टू n pi, pi इज एन इंटीजर, z फॉर एन इंटीजर। और आपको दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज चाहिए, तो एक तो t 0 हो जाएगा और एक t pi हो जाएगा। t इज 0 एंड t इज pi। तो दिखने में प्रॉब्लम डरावनी थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या स्प्रिंग है, क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है एंड व्हाट नॉट, यू नो, बट इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट सॉल्विंग इट बाय इक्वेटिंग y to be 0 and then doing a bit of trigonometry. Okay, so that was again an easy problem. Then comes the next example. इसी तरह की फिर प्रॉब्लम आ गई है, बॉल इज थ्रोन। अब देखिए, पढ़िए फटाफट पढ़िए, दिस अगेन ए प्रॉब्लम ऑफ द सिमिलर टाइप। A ball is thrown off the edge of a building at an angle of 60 degree. यहीं से घबराहट होनी शुरू हो जाती है कुछ लोगों को। And with an initial velocity of 5 meters per second, the equation that represents the horizontal distance of the ball axis. काफी सारे लोग इस स्टेज तक इस क्वेश्चन को छोड़ चुके होते हैं। ओके, देखिए ना, थोड़ा डरावना सा लग रहा है। इनिशियल थीटा इज द एंगल एट विच द थ्रोन, तो इसने कहा है ना ए बॉल इज थ्रोन ऑफ दी, तो इसका मतलब थीटा, इसने यहाँ पे मैं लिखता चला जाता हूँ, थीटा मुझे ऑलरेडी 60 डिग्री गिवन है, बाद में सोचेंगे, बाद में डरेंगे, ठीक है। एंड एक्स मुझे गिवन है, v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज एंगल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है मुझे? इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 5 मीटर्स, तो v नॉट इज ऑलरेडी विद मी 5 मीटर्स पर सेकेंड। एक बारी डाटा तो लिख लें, बाद में देखेंगे। डिस्टेंस का उसका फॉर्मूला दिया है, हाउ फार विल दी बॉल ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स, टी उसने 10 दे रखा है, और वो कह रहा है बॉल कितनी दूर जाएगी, और दूर जाने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। नथिंग टू बी डन यार, एक्स को खाली वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स इज 5 इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू 10। आपको लगता नहीं यदि ये प्रॉब्लम आप छोड़ देते तो that would have been a very big mistake on your part, because ऐसी प्रॉब्लम्स तो 5 सेकंड से कम टाइम में हो जाती हैं। तो कभी भी लैंग्वेज से नहीं डरना है, ओके। यू शुड नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द ट्रिक बीइंग प्लेड बाय द एग्जामिनर। बट अब खुद देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है, सो इट इज 5 इंटू 1/2 इंटू 10, दैट इज नथिंग बट 25 मीटर्स। Such an easy problem, you know, such an easy problem. मुझे एग्जाम में मिले तो मैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करूंगा, ओके। सो दिस इज 25. Then comes the last problem of this lot. It's a very good problem. इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और डाटा जो 2022 का रिलीज हुआ उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा था, क्योंकि उन्होंने वही गलती करी जो एग्जामिनर उनसे करवाना चाह रहा था। लेट n भी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक तो n मुझे गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, मुझे एक रिलेशन दिया है z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, और a और b कब रिलेटेड है? a और b कब रिलेटेड है? व्हेन a माइनस b इज nm फॉर सम नॉन जीरो m बिलोंगिंग टू z, ओके। m भी नॉन जीरो है, n भी नॉन जीरो है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या ये तीनों है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की यदि मैं चेकिंग करता हूं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, मींस आई एम चेकिंग इट, मुझे शो करना है a बिलोंग्स टू r, दैट इज वो कब पॉसिबल होगा?
A minus A is NM for some non-zero M. बट आपको लगता है पॉसिबल है? N पॉजिटिव है, M नॉन जीरो है, तो ये वाला नॉन जीरो है बट ये वाला जीरो है. क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है. दैट्स क्वाइट ऑब्वियस. अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से मुझे देखना है. एक भी मिल गया देन आई वॉन्ट ट्राई फॉर द अदर. एग्जामिनेशन में आइडियली आई शुड नॉट ट्राई फॉर द अदर इफ आई गेट वन, बट आपको सिखाते हुए मे बी आई विल ट्राई चेक द अदर वन ऑल्सो सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट इट. ओके, अब सिमेट्री की बात कर लेते हैं. अभी आज ही के इसी वाले लेक्चर में मैंने सिमेट्री के बारे में भी आपको बताया था. तो हम ये मान रहे हैं गिवन ए बी बिलोंगिंग टू आर, इट मीन्स ए माइनस बी इज सम एन एम. एन इज पॉजिटिव, एम इज नॉन जीरो. मैं यहां तक लिख देता हूं खाली. बट ए माइनस बी ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं बी माइनस ए इज एन टाइम्स माइनस एम, और n तो पॉजिटिव है ही, और यदि m नॉन जीरो है तो माइनस m भी नॉन जीरो है. इसका मतलब कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. जो कंडीशन इन्होंने दी थी रिलेशन के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक. हमने लिया a ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R मीन्स A इज रिलेटेड टू B, एंड इफ A इज रिलेटेड टू B देन A माइनस B मस्ट बी NM. A माइनस B शुड बी NM. ओके, फॉर पॉजिटिव n गिवन है, फॉर सम नॉन जीरो. ओके, मैं बी और चेंज कर देता हूँ. आई वॉज ट्राइंग टू ब्यूटिफाई इट बट ये और बिगड़ गया. नो प्रॉब्लम्स. तो n पॉजिटिव और m कोई नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि गिवन है, बट यदि m नॉन जीरो है तो माइनस m भी नॉन जीरो है. नथिंग स्पेशल टू बी डन, हेंस इट इज सिमेट्रिक. माई प्रॉब्लम इज डन. आई नो माई आंसर इज सिमेट्रिक. इट इज नॉट टू बी ट्रांजिटिव, बट एज एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, हम ट्रांजिटिविटी भी चेक करके देख लेते हैं. But I'm again saying in examination, please do not do that because it is not needed. आपको given है AB belonging to R, आपको given है BC belonging to R. ये दो चीजें आपको given है. अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है. तो मेरे ख्याल से अब मुझे उसे लिखने की जरूरत नहीं है. It gives me A minus B is equal to sub NM1, n positive, m1 non-zero, और it implies a minus b is equal to some n m2, n positive, m2 not equal to 0. ठीक है, और मुझे प्रूव क्या करना है, what actually I want to show. मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ. what I want to prove, I want to prove if possible that a c belonging to R, that is what I want to show. A minus C is some n m3 and m3 is not equal to 0. ये मुझे प्रूव करना है. दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव इफ आई वांट दिस रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव. हमारी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है. ये एक एक्स्ट्रा लर्निंग है जो हम कर रहे हैं. अब हमने क्या करा, इन दोनों को हमने a माइनस बी हो गया, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी आ गया. आई शुड राइट इट टू बी b माइनस सी. जब आप फ्लो में लिखते हैं कई बार आप ऐसी चीज़ें कर जाते हैं. b माइनस सी, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया. तो आपने जब इन दोनों को ऐड करा तो आपके पास आ गया a माइनस सी इज इक्वल टू n m1 प्लस m2. अब मुझे ये तो क्लियर है n पॉजिटिव है, बट क्या m1 प्लस m2 गारंटी है नॉन जीरो होने की? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. क्या ये गारंटी है? क्योंकि यदि ये नॉन जीरो है तब तो मैं कंफर्म हूं कि ये ट्रांजिटिव है, बट इज इट गारंटीड? लेट्स चेक कर लेते हैं. ये भी तो हो सकता है कि ये जो m2 है ये m1 का नेगेटिव हो. मे बी m2 इज माइनस m1, और यदि ये m2 माइनस m1 आ गया तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? जीरो बन जाएंगे. तो सम जीरो हो जाएगा. इसका मतलब m1 प्लस m2 का नॉन जीरो होना इज नॉट गारंटीड. इट मे बी जीरो इन सम केसेस, और यदि एक भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है तो हम कह देते हैं नो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. समझ आ गया? स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, स्टूडेंट सोच लेता है कि यदि m1 नॉन जीरो है, m2 नॉन जीरो है तो m1 प्लस m2 भी नॉन जीरो होगा. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है m2 माइनस m1 हो, और यदि m2 माइनस m1 हो गया तो m1 प्लस m2 जीरो हो जाएगा. सो इट इज नॉट एट ऑल गारंटीड. ठीक है, एंड दैट वाज द ट्रिक बीइंग प्लेड बाय द एग्जामिनर. बट चॉइसेस उन्होंने इस तरीके से नहीं बनाई थी कि ट्रिक में स्टूडेंट फंसता. सिमेट्रिक आते ही मेरा स्टूडेंट जो भी होगा वो आगे जाएगा ही नहीं चेक करने के लिए.
ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट एग्जांपल एंड आई थिंक आपने सीखा होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. सो सी यू सून, ऑल द बेस्ट.